संजय शर्मा जी, जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व काम हुआ कोरोना को रोकने में, तो आप लोग क्यों कहते हैं कि सच नहीं है? इसलिए कहते हैं आशुतोषी क्योंकि हमने अपनी आंखों से गंगा के किनारे बहती हुई लाशें देखी थी। इसलिए कहते हैं कि हमने प्रयागराज में उन लाशों के ऊपर से रामनवमी की चादर उतरते हुए देखी थी। इसलिए कहते हैं कि हमने लखनऊ में, गोरखपुर में लाशें दिख ना जाएं, इसके ऊपर दीवार चुनते हुए देखी थी। इसलिए कहते हैं कि हमने पहली बार पूरी दुनिया में शायद ऐसा हुआ, उत्तर प्रदेश अकेला राज्य था जिसमें यह आदेश किया गया कि आप होम आइसोलेशन में लीजिए रहिए, और उसके बाद आपको ये आदेश किया गया कि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को ऑक्सीजन अभी नहीं मिलेगी। हम इसलिए कहते हैं कि पूरी दुनिया में यूपी अकेला राज्य था जिसमें यह आदेश किया गया कि आपको अस्पताल में एडमिट होना है तो पहले सीएमओ से परमिशन लेके आइए। हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हर बार आंकड़ों में छुपाया गया, कोशिश की गई मौतों की संख्या कम से कम हो। अब जब भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक, उनकी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रामकृपाल सिंह कहते हैं हर गांव में 10 लोग मरे हैं, तो 1 लाख गांव है उत्तर प्रदेश में, आंकड़ों की संख्या आप खुद समझ सकते हैं। ये पहला राज्य है जिस समय आप कोरोना में लोग त्राही कर रहे थे, उस समय सरकार सिर्फ झूठ बोल रही थी। जिस मंत्री को ऑक्सीजन सप्लाई करने की जिम्मेदारी थी वो कह रहा था कि ऑक्सीजन पर्याप्त है, हर जगह है, कहीं कमी नहीं है। सरकारी प्रेस नोट कह रहे थे कि वेंटिलेटर पूरे हैं, अस्पतालों में इंजेक्शन है, दवाएं हैं। हम ये इसलिए बात कह रहे हैं कि हमने तड़प के रिक्शों में 8 में लोगों को मरते हुए देखा है, और हम इसलिए भी कह रहे हैं कि उस दौर में भी राजनीति हुई। टीम 9, टीम 11 की मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम को नहीं बुलाया गया, 1 साल तक मीटिंग होती रही, उसमें कोई मेडिकल का फैसिलिटी का एक एक्सपर्ट नहीं रखा गया, और कोरोना की पहली लहर के बाद दूसरी लहर तक इंतजाम करने के लिए कोई तैयारी नहीं की गई। रही बात आज प्रधानमंत्री की तारीफ की, तो बहुत दिनों से ये कयास चल रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच, योगी जी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो आज उन्होंने बहुत विश्लेषण किए कि कर्मठ हैं, ऊर्जावान हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं, रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि आप देखिए इतना ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री अगली बार भी आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश का। ये लाइन के इंतजार सबको था, लेकिन इसी लाइन को कहने में चूक गए। तो फिर ये बात आई कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत हट रहे थे, उससे 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने ऐसी ही तारीफें की थी उनकी। तो राजनीति में इन तारीफों का कोई मतलब नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है। आज प्रधानमंत्री जब कह रहे थे प्रदेश में गुंडा राज खत्म हो गया, माफिया राज खत्म हो गया, उसी समय आगरा से खबर आती है कि मशहूर डॉक्टर का किडनैप हो गया है। उसी समय खबर आती है हापुड़ में एक बुजुर्ग दंपत्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। तो प्रदेश में केवल कानून का राज इतना है कि आप सच बोलेंगे तो आप पे एफआईआर होगी। कल परसों जो शिशिरा जी ने कर्नाटका का होर्डिंग का किस्सा बताया, तो ये कहने की बजाय कि सिर्फ कर्नाटका में होर्डिंग नहीं है, धमकी दी जाती है, साइबर सेल को ट्वीट किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में केवल एक राज है, वो ये है आप सच बोलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपको दंडित किया जाएगा। बाकी प्रधानमंत्री जी जब आए तो बड़ी उम्मीद थी कि वो छन्नू जी महाराज के घर जाएंगे और माफी मांगेंगे कि आप मेरे प्रस्तावक थे और मैं आपकी बेटी के अंतिम दर्शन के लिए 25,000 रुपए की जो घूस दी गई, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। मगर हैरानी की बात ये थी, ना तो छन्नू महाराज जी का जिक्र था, और उससे भी हैरानी की बात ये थी कि आज सांसद हैं वो बनारस के, उनसे मिलने जाने वालों में इतना डर था कि जो लोग काला मास्क लगाए हुए थे, काला मास्क हटा दिया गया। संघ के लोग टोपी लगा के आए थे, संघ की वेशभूषा में टोपी छीन ली गई, काली टी शर्ट पहन के अंदर नहीं जाने दिया गया। तो वो बनारस के सांसद नहीं है। उन गलियों के चारों तरफ जैसे ट्रंप के लिए गुजरात में कपड़े लगा दिए गए थे, कपड़े लगा दिए गए, तो जाहिर है तस्वीर कुछ थी और दिखाने की कोशिश की गई। बट संजय जी, ये जो मेरा ये सवाल था कि भाई उत्तर प्रदेश की सरकार, और आज मैंने एक बड़े टीवी चैनल पे वो ग्राफिक्स देखे जहां कहा गया कि सबसे ज्यादा पर डे वैक्सीनेशन जो है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। एक बड़े टीवी चैनल पे मैंने इस बात को देखा, जबकि मेरा आंकड़ा ये कहता है कि अगर कि जो वैक्सीनेशन के मामले में जो पॉपुलेशन के हिसाब से जो रेशियो होना चाहिए था, उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे फिसड्डी है। उस चैनल पर कौन सा आंकड़ा आपको सही लगता है? उस चैनल पर प्रोग्राम के पहले और प्रोग्राम के बाद में जो 3-3, 5-5 मिनट के विज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार के चल रहे हैं, उन पर नजर डालिए तो आपको रहस्य समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में असल में ये बहुत बढ़िया पिछले 5 महीने में मैनेजमेंट हुआ। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 7-7, 8-8 करोड़ के पैकेज दिए गए।
लखनऊ का एक बहुत बड़ा अखबार है, उसको 7 से 8 करोड़ का पैकेज दिया गया है और उसको ये काम दिया गया है कि तुम हर थाने के बाहर जाके एक अपना बोर्ड लगाओगे नारी सशक्तिकरण का, उसके नीचे अखबार का नाम लिखोगे। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी थाने पे चले जाइए, चौकी पे चले जाइए, वहां पे उस अखबार का बोर्ड लगा है, 7-8 करोड़ का पैकेज विज्ञापन की शक्ल में उसको दे दिया जाएगा। जिस अखबार ने लिखा कि लाशें दफनाने की परंपरा है, ऐसी दफनाई जाती है, इसका मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लेते हुए कहा कि कुछ मीडिया ने सच दिखाया, उसको कृषि के लिए 7-8 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। तो जैसे आलोक जी ने कहा, जो टीवी चैनल पे पहले और बाद में दिखाए जा रहे हैं, वो सारा पैकेज का कमाल है। दुर्भाग्य ये है कि कोई भी मीडिया हाउस ये नहीं सोच रहा कि जब पाठक ही नहीं रहेंगे, जब आपकी विश्वसनीयता ही नहीं रहेगी, तो आप इस विज्ञापन पैकेज का भी क्या करेंगे। आज की तारीख में वैकल्पिक मीडिया पे क्यों लोग इतने चले जा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है, उन्होंने अपने पड़ोस में देखा है। आलोक जी तकदीर वाले हैं कि उनके घर में दवा का पैकेट पहुंच गया। मेरे घर में मेरी पत्नी से कोई दवा का पैकेट नहीं पहुंचा है। मैं जिस जगह रहता हूँ, मैंने सर्वे कराया, कम से कम 200 घरों में दिखाया, कहीं दवा का पैकेट नहीं पहुंचा है। तो ये जो दवा देने की बात है, इसमें भी एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। आप सोचिए, रिकॉर्ड में हर जगह चल रहा है कि हमने दवा के पैकेज दिए, लेकिन पैकेज है ही नहीं। ऐसे ही आशुतोष जी, जब पहली लहर आई थी तो मजदूर निकल के जा रहे थे, हर आदमी बड़ा दुखी था। हम भी जहाँ रहते हैं, हमने 45 दिन तक रोज 1000 पैकेट पहुंचे। हमसे एक फोन आता था सरकार की तरफ से, आज आप कितने पैकेट बांटेंगे, कहाँ बांटेंगे। पता चला कि जितने इस तरह के सोशल वर्क कर रहे हैं, मैंने तो खुद अपनी गाड़ी में भर के रोज 1000 पैकेट बांटता था, 45 दिन बांटे। पता चला वो सरकार के रिकॉर्ड में भी चल रहे हैं, उनके भी पैसे निकाल दिए गए। और सबसे गंभीर बात यह है कि ड्रग कारपोरेशन बनाया गया है, मेडिकल ड्रग कारपोरेशन, शरद जी जानते हैं। 3 रुपए का मास्क वहां पे 100 रुपए में खरीदा गया। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन का थर्मामीटर, हर चीज 50 से 100 गुना में। और जब बहुत मामला उछला, हमने एक ब्रेकिंग स्टोरी करी, तो उसकी एमडी को हटा के इटावा का डीएम बना दिया गया। तो जब बात ईमानदारी की होती है कि ईमानदारी है, तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि जिस डिपार्टमेंट में करोड़ों रुपए कोविड में बेईमानी की जा रही है, उनके अफसरों को शीर्ष पर रखकर आप कौन सी ईमानदारी की बात करते हैं। कोविड लहर में हर जगह संजय जी, सॉरी मैं आपके बीच में टोक रहा हूँ। मेरा सवाल इस बात को लेके कि प्रधानमंत्री जी को इन सब चीजों की जानकारी तो निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस देश के चंद उन प्रधानमंत्रियों में से हैं जो हर चीज पे नजर रखते हैं। वैसे में, और पिछले दिनों ये भी खबर आई थी कि किस तरीके से उनके और योगी आदित्यनाथ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। आरएसएस को बीच में इंटरवीन करना पड़ा था। आरएसएस के 2 बड़े नेताओं को, जो नंबर 2 की हैसियत है, उनको उत्तर प्रदेश से बैठना पड़ रहा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी क्यों योगी आदित्यनाथ की इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं? इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है या कुछ और? देखिए आशुतोष जी, 2 बातें हैं। एक तो जैसे प्रधानमंत्री जी की हम सभी जानते हैं, उनको पूरी दुनिया के शिखर में सिर्फ अपना चेहरा और अपनी ब्रांडिंग पसंद आती है। कोविड काल में अगर पूरी दुनिया में जो बदनामी हुई है, चाहे संडे गार्जियन से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट से जो खबरें छपी हैं, तो फोटो छपे हैं, वो उत्तर प्रदेश के हैं। तो जाहिर है उत्तर प्रदेश की सरकार या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ज्यादा प्रधानमंत्री की छवि खराब हुई है पूरी दुनिया में। तो जिस राज्य ने खराब करी है वो उत्तर प्रदेश है, और इसलिए भी ज्यादा उनको दंश देता है ये बात, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से सांसद है। अब रही बात उनकी तारीफ की, 5 महीने बचे हैं। आज वो, मैंने वैसे पहले भी कहा, वो एक लाइन अगर ये कह के चले जाते कि इतने मेहनती हैं, इतने कर्मठ हैं, जैसी बातें सब विश्लेषण उन्होंने कहे, उसमें अगर एक लाइन और जुड़ जाते कि आज आपका प्यार देख के मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के, तो सारी बातों को अटकलों पे विराम लग जाता। आज उनके आने से पहले लखनऊ के एक लीडिंग अखबार ने आधे पेज में स्वतंत्र देव का फिर इंटरव्यू छपाया, और उस इंटरव्यू की हेडिंग यही है कि योगी आदित्यनाथ ही चेहरा होंगे इस चुनाव का। इसका मतलब वो सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है। मोदी जी ने, नड्डा जी ने, अमित शाह, तीनों ने अभी तक ये नहीं कहा है कि चेहरा कौन होगा। आज की तारीफ सरकार बचाने की कोशिश है, ना कि मुख्यमंत्री को बचाने की। अब जाहिर है वो विपक्ष के नेता नहीं है, वो कह नहीं सकते कि हमारी नाकामी से, हमारी लापरवाही से छन्नू लाल जी की बेटी का अंतिम संस्कार के लिए छन्नू लाल जी को 25,000 रुपए देने पड़ गए। उन्हें यही कहना है कि बहुत अच्छा काम हुआ, कोविड में बहुत अच्छी तारीफ हुई। किस मुंह से वो कह सकते हैं कि यहाँ गंगा में लाशें तैर रही थी? अगर वो कहेंगे तो लोग सवाल करेंगे कि आप यहाँ के सांसद थे, प्रधानमंत्री थे, आप क्या कर रहे थे? तो जाहिर है कि तुम मेरी पीठ खुजला, मैं तेरी पीठ खुजलाऊं, ये वाला भाव था आज मंच पे। दोनों बड़े नेता कह रहे थे कि कोविड तो है ही नहीं। ऐसा लग रहा था मान लो उत्तर प्रदेश ने तो इतनी विजय कर दी है कि कोविड नाम की कोई चीज उत्तर प्रदेश में थी नहीं। और ये बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि जिसने कोविड का दर्द झेला है उसको आज इन बातों को सुन के और निराशा हुई
कि प्रधानमंत्री सच क्यों नहीं बोल रहे। एक समस्या और भी है, जैसे आप जो बात कह रहे हैं कि वो अखबार का इंटरव्यू करके लाए, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। करीब 20-25 गाँव में मैं खुद गया हूँ, मैंने बात की है। मैं किसी व्यक्ति का इंटरव्यू करके लाऊं जिसके पास पैसे नहीं थे और जिसने अपनी लाश गंगा के किनारे फेंकी, मैं उसका रिकॉर्डेड वीडियो इंटरव्यू करके लाऊंगा और दिखा दूंगा। अगले दिन वहां का इंस्पेक्टर जाएगा, उसको 10,000 रुपये देगा और ये बयान दिलाएगा कि मैंने आके उसको मैनिपुलेट किया और ये कहने के लिए मजबूर किया और उस पर FIR हो जाएगी। ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसकी वजह से भी मीडिया डर रहा है कि अगर हम बोलेंगे तो हमारे खिलाफ 84 बात पे ट्विटर पे तो FIR हो जाती है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है, सच नहीं आ रहा सामने। विपक्ष को चाहिए वो जाए, ताकत के साथ जाए, वो लोगों को ढूंढे, उनके वीडियो जारी करे, काम विपक्ष का ज्यादा बेहतर कर सकता है। बट संजय जी, विपक्ष की बात तो छोड़ दीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य हैं, बलिया के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह, वो तो भारतीय जनता पार्टी के हैं और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में है। वो अगर ये कहते हैं कि शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां 10 से कम लोगों की मौत हुई है, तो क्या राम इकबाल सिंह झूठ बोल रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको इग्नोर कर दिया गया इसलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं? आशुतोष जी, मैं राम इकबाल सिंह जी को व्यक्तिगत तौर से भी जानता हूँ। राजनाथ सिंह जी से लेकर शीर्ष स्तर से अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर शायद ही कोई बड़ा नेता बीजेपी का हो जिसके वो संपर्क में नहीं आए हैं। जब वो 9th क्लास में थे तब से वो विद्यार्थी परिषद का काम कर रहे हैं और बलिया के बड़े दबंग नेताओं में से रहे हैं। जब पिछली प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी तो उन्होंने मंच से, जिसपे मुख्यमंत्री जी थे, 2 डिप्टी CM थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, उस मंच से कहा था ये हमारा परिवार है, अगर हम अपने परिवार की कमजोरी सामने नहीं लाएंगे तो कौन बताएगा। मुख्यमंत्री जी जाके देखिए, थाने बिक रहे हैं, थानों में दलाली हो रही है, तहसील स्तर पर दलाली हो रही है। हमारे कार्यकर्ता थाने जाते हुए डरते हैं और हॉल में 10 बार तालियां बजी थी उनके बाद पे, मतलब पूरे हॉल में मौजूद लोगों ने स्वीकारोक्ति की थी। अब राम इकबाल सिंह जी ने कल बलिया में जेल में बहुत बवाल हुआ, शाम को वहां पे पथराव हुआ, आंसू गैस के गोले चले, तो मेरे पास कोई इनपुट नहीं था, तो मैंने रात को 10 बजे को लाइव किया राम इकबाल जी को। कल उन्होंने फिर ये बात कहा, उन्होंने कहा कि बलिया में आज भी 2 बजे के बाद अगर कोई घटना हो जाए, आप एग्जैक्ट शब्द ये थे कि आपका पेट में गैस से आपका पेट फट जाए, लेकिन 2 बजे के बाद बलिया के अस्पताल में एक्सरे नहीं हो सकता, बंद कर दिया जाता है, हमारे अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। कल उन्होंने कहा कि बलिया जेल में घटना इसलिए हुई है क्योंकि पैसे लेके मोबाइल अंदर जा रहे हैं। तो वो नेता आज भी है, लेकिन वो ऐसी बातें शुरू से कहते आए हैं। लेकिन समस्या ये है कि अब जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी तो मुझे यकीन है कि राम इकबाल को नहीं बुलाया जाएगा। वो कंसेप्ट खत्म हो गया, निंदक नीर राखी आंगन को पीछा हुआ है। अब तो वही लोग अच्छे लगेंगे जो आपकी तारीफ करें। तो जाहिर है ऐसे लोग ही आपके इर्द-गिर्द रहेंगे। तो वो कोई भी सरकार होती है, उसके सलाहकार ऐसे होते हैं, उसके कुछ चुनिंदा ब्यूरोक्रेट ऐसे होते हैं। तो यही कारण है कि मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर से योगी जी और मोदी जी की लड़ाई का पहला कारण भी वो टाइम मैगजीन का विज्ञापन बना, जो मोदी जी के अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके अमेरिका में योगी जी ने छपाया। बट संजय जी, एक सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश का विपक्ष क्या कर रहा है? वो तो दिखाई नहीं पड़ता। बिल्कुल, आज पहली बार विपक्ष को जब लगातार ये सवाल पूछा जाता था कि विपक्ष कहाँ है, तो जो रिसेंटली चुनाव हुए जिनसे हम जनता का मापदंड पैमाना तय कर सकते हैं, तो सबसे लेटेस्ट चुनाव है वो पंचायत चुनाव है और वो चुनाव जिसमें जनता सीधे वोट करती है। तो हम सभी ने देखा 200 से ज्यादा सीटों का अंतर था सपा और भाजपा में। आप उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष अपने बना लो, ब्लॉक प्रमुख अपना बना लो, वो तो हर रूलिंग पार्टी डीएम और एसपी करते हैं, बंदूक की जरूरत उठा लेते हैं। लेकिन लेटेस्ट चुनाव में जब अखिलेश यादव घर से भी नहीं निकले थे और भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव की 1 साल से तैयारी कर रही थी, उनके मंत्री हर जिले में जा रहे थे, प्रभारी होते थे, बूथ स्तर तक बात हो रही थी, क्योंकि वो पंचायत चुनाव को विधानसभा का रिहर्सल मान रहे थे। 95 से मैं इस चुनाव को कवर कर रहा हूँ, पहली बार मैंने देखा कोई रूलिंग पार्टी इतनी बुरी तरह से पंचायत चुनाव में हारी है। और जब ये सवाल उठ रहा था विपक्ष कहाँ है, तो आज समाजवादी पार्टी ने अभूतपूर्व कहूंगा मैं, क्योंकि मुझे लग रहा था बिल्कुल गायब है ये पार्टी, कहीं है नहीं, कहीं सीन में नहीं है। आज तहसील स्तर तक जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई जिला ऐसा हो जहां समाजवादी पार्टी ने सड़क पे आके बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं की है। उसमें कोरोना का मुद्दे भी हैं, उसमें महंगाई भी है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर भी है। तो आज ये बात साबित हो गई कि विपक्ष के रूप में सपा ही मैदान में। अब भली वो ओबीसी के लिए योगी जी कह दे ओबीसी जी आए हैं, बड़े नेता हैं, हम उनकी चुनौती स्वीकार करते हैं, ये सब भी खेल चल रहा है।